गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करण चौरसिया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं पेस आर्ट्स स्कूल कुचामन सिटी की ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पिछली वीडियो में एरे और उसके प्रकार पढ़े थे। आज हम एरे पर किए जाने वाले बुनियादी ऑपरेशंस पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, एरे पर 5 प्रकार के बुनियादी ऑपरेशन किए जाते हैं। पहला है इंसर्शन, दूसरा डिलीशन, तीसरा सर्च, चौथा ट्रैवर्सिंग, पांचवा अपडेट। इनमें से आपने पिछली वीडियो में इंसर्शन, डिलीशन, सर्च और ट्रैवर्सिंग को फर्स्ट लेसन डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था, तो आपको इनकी परिभाषा याद होंगी। एरे में डेटा तत्व डालना इंसर्शन, एरे में से डेटा तत्व निकालना डिलीशन, एरे में किसी भी डेटा तत्व को खोजना सर्च, एरे में उपस्थित सभी डेटा तत्वों की प्रोसेसिंग ट्रैवर्सिंग, एरे में उपस्थित डेटा में बदलाव करना अपडेट कहलाता है। आइए अब हम हमारा नया टॉपिक लेते हैं, सी भाषा में स्ट्रिंग। देखिए, यह करैक्टर का 1D एरे होता है। करैक्टर का 1D एरे का मतलब इसमें भी यूज़र को काम करने के लिए एक ही डायमेंशन उपलब्ध होता है। और करैक्टर का 1D एरे इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि इसमें अक्षरों को स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये मेमोरी में 1 बाइट का स्थान लेता है। इसे नल करैक्टर से समाप्त किया जाता है। ये देखिए, ये नल करैक्टर है \o। अगर आप माना कि आपने इसे प्रोग्राम में अपने नहीं लगाया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही मेमोरी में अपना एक जगह ले लेगा, एक ब्लॉक घेर लेगा। आइए अब इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए, मैंने एग्जाम्पल को डिक्लेयर करने के 2 तरीके बताए हैं इसमें। देखिए, दोनों प्रकार से आप करैक्टर को स्टोर करा सकते हैं मेमोरी में। देखिए, स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए स्ट्रिंग के लिए करैक्टर डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है। तो करैक्टर अपना डेटा टाइप है। ग्रीटिंग, मैंने एक ये वेरिएबल लिया है और ब्रैकेट में 6, मतलब मेमोरी में 6 ब्लॉक के लिए साइज़ बना दिया 6। और मैंने आगे अक्षर भी डिक्लेयर कर दिए कि जो ये 6 ब्लॉक हैं, इसमें ये वाले अक्षर जो हैं स्टोर होंगे HELLO। ठीक है, और \o। एक तरीका देखिए कि ये है करैक्टर ग्रीटिंग। अब मैंने यहाँ पे साइज़ डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पे साइज़ डिफाइन किया था तो 6 ब्लॉक बनेंगे। यहाँ पे साइज़ डिफाइन नहीं किया है तो ये जो है ये ऑटोमेटिक मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। और इसके पीछे \o जो है ये नल करैक्टर जो है ऑटोमेटिक लगेगा। आइए अब इसको मेमोरी में किस प्रकार से स्टोर होगा वो भी देखते हैं। देखिए, ये बिल्कुल 1D एरे के जैसा ही है। अगर आपने 1D एरे को आसानी से समझा था तो आप इसे भी समझ पाएंगे। देखिए, इंडेक्स वैल्यू मैंने आपको पहले बताया था, इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से चालू होती है। और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग जो है मेमोरी में 1 बाइट का स्थान लेता है। तो देखिए, एड्रेस इसका मानिए 1001 से चालू हुआ था पहला मेमोरी ब्लॉक, तो 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। ठीक है, तो 0 से 5 तक कितनी वैल्यू हो गई 6। तो यहाँ पे अपन ने कितनी वैल्यू रखी है 6 रखी है। तो यहाँ पे भी कितने ब्लॉक बन गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और मैंने यहाँ पे HELLO \o लिखा था। तो देखिए, जो 0 इंडेक्स वैल्यू है मेमोरी लोकेशन जो है 1000 वाली, उस पे H, 1001 पे E, 1002 पे L, 3 पे L, 4 पे O, 5 पे \o। अगर आप यहाँ पे \o नहीं लगाते, मतलब नल करैक्टर नहीं लगाते, तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी में अपना एक ब्लॉक घेरता। आइए अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए, मैंने जो एग्जांपल बताया था आपको, सेम ही मैंने इसे प्रोग्राम में यूज़ में लिया है। मैंने कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है, वेरिएबल लिया ग्रीटिंग नाम का, और उसका मेमोरी में साइज़ रखा है 6।
और मैंने आगे अक्षरों को स्टोर करा है HELLO को। ठीक है, तो करेक्टर के लिए %s आएगा फॉर्मेट स्ट्रिंग \n ग्रीटिंग। तो देखिए ग्रीटिंग में आपका जो ग्रीटिंग था वो प्रिंट हुआ है, और ग्रीटिंग में क्या प्रिंट हुआ है, हेलो, क्योंकि मैंने आप आगे क्या स्टोर किया था, कर्ली ब्रेसिस में। ये कर्ली ब्रेसिस होते हैं, मंजिला कोष्ठक जिसको आप बोलते हैं, इन्हें कर्ली ब्रेसिस बोला जाता है। कर्ली ब्रेसिस में मैंने HELLO ये स्टोर किया था। तो आपका जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट देखिए, ग्रीटिंग, प्रिंट में ग्रीटिंग था, ग्रीटिंग प्रिंट हुआ, और ग्रीटिंग में क्या प्रिंट हो गया, हेलो, क्योंकि आगे क्या दिया हुआ है, हेलो दिया हुआ है। अब माना कि हमने मेमोरी में जो ग्रीटिंग का साइज है वो 10 रखा है। ठीक है, मैंने साइज यहाँ पे 6 की जगह अगर मैं 10 रखता हूँ तो क्या होगा, 10 ब्लॉक बन जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ब्लॉक बन गए मेमोरी में। अब जो ये 10 ब्लॉक हैं, अब आपने मानिए आगे हम लोगों ने क्या करा, HELLO \O, तो ये कितने करेक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 करेक्टर हैं। लेकिन जो मेमोरी ब्लॉक है वो 10 हैं, तो ये क्या करेगा, पहले 6 ब्लॉक घेर लेगा, HELLO \O। तो इसने क्या करा, ये 6 ब्लॉक घेर लिए, बाकी के जो 4 ब्लॉक बचे हैं 1 2 3 4, ये मेमोरी में होल्ड तो रहेंगे, मतलब ये मेमोरी में जगह तो बन गई है लेकिन ये यूज़ में नहीं आई है, तो ये क्या कहलाएगी, गार्बेज वैल्यू। क्या कहलाएगी, गार्बेज वैल्यू। आइए अब हम स्ट्रिंग फंक्शंस की बात करते हैं और उन्हें भी समझते हैं। देखिए पहला फंक्शन है strcpy, इसका पूरा नाम होता है स्ट्रिंग कॉपी। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को कॉपी करेगा। तो देखिए परिभाषा, यह फंक्शन एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करता है। तो देखिए strcpy s1 s2, तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करेगा। दूसरा है strcat, इसका पूरा नाम होता है स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए किसे काम मिला जाएगा, स्ट्रिंग कैट फंक्शन को, strcat फंक्शन को। परीक्षाओं की दृष्टि से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। देखिए इसका सिंटैक्स strcat s1 s2, तो ये क्या करेगा, जो s1 और s2 में जो स्ट्रिंग दी है इन दोनों को आपस में जोड़ देगा। देखिए तीसरा स्ट्रिंग फंक्शन है strlen, स्ट्रिंग लेंथ। तो ये क्या करेगा, लंबाई लौटाएगा। तो दी गई स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए strlen फंक्शन को काम में लिया जाता है। strlen s1, मतलब जो स्ट्रिंग s1 में लिखेंगे उसकी लंबाई निकल के आ जाएगी। मतलब आपने मानिए यूँ लिखा थैंक्स, तो थैंक्स में कितने अक्षर होंगे, 6 अक्षर। तो ये क्या करेगा, आउटपुट के रूप में 6 लौटा देगा, 6 लौटाएगा ये। चौथा है हमारा strcmp, स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो ये क्या करता है, कंपैरिजन का मतलब तुलना करना। तो यह फंक्शन दो स्ट्रिंग की आपस में तुलना करता है। यदि पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से छोटी है तो इसका मान 0 से कम आता है, और यदि पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से के बराबर है तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए strcmp s1 s2, मतलब इन दोनों स्ट्रिंग की आपस में तुलना करेगा। अगर पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से छोटी होगी तो इसका मान 0 से कम आएगा, और यदि पहली स्ट्रिंग जो है दूसरी स्ट्रिंग के बराबर होगी तो इसका मान क्या आएगा, 0। अब हमारा अगला स्ट्रिंग फंक्शन है strchr, स्ट्रिंग टू कैरेक्टर। यह फंक्शन दिए गए स्ट्रिंग में, मतलब ये फंक्शन क्या करता है, जो स्ट्रिंग है s1 में ch करेक्टर की पहली आवृत्ति का पॉइंटर देता है। तो देखिए सिंटैक्स strchr s1, ch। अगला फंक्शन है हमारा strstr। यह फंक्शन स्ट्रिंग s1 में स्ट्रिंग s2 की पहली आवृत्ति का पॉइंटर देता है। यह पहले करेक्टर की
कैरेक्टर की पहली आवृत्ति का पॉइंटर देता है, ये स्ट्रिंग की पहली आवृत्ति का पॉइंटर देता है। बस इतना से फ़र्क है, बाकी परिभाषा इनकी सेम टू सेम है। देखिए सिंटैक्स str str s1 s2 और इसमें str chr s1 ch। हमारा नया टॉपिक है अब मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी में आवंटन। अब देखिए इसकी परिभाषा, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करने के लिए काम में ली जाती है। मतलब जितने भी आप प्रोग्राम बनाते हैं उन सभी प्रोग्रामों को मेमोरी में स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेशन को काम में लिया जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टूडेंट्स, ये मेमोरी एलोकेशन से ये जो इसके दो प्रकार हैं, स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी, ये बोर्ड की परीक्षाओं में 2 बार पूछा गया है प्रश्न कि स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी में आप अंतर बताइए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अंतर पूछा जाता है। बहुत ही सरल टॉपिक है ये, बहुत ही आसान तरीके से अपन इसको समझेंगे। देखिए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को स्थिर मेमोरी आवंटन कहते हैं और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को गतिशील स्मृति आवंटन कहते हैं। देखिए पहला है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इसमें मेमोरी को कंपाइल टाइम में एलोकेट किया जाता है, अर्थात रन टाइम से पहले। मतलब जैसे एरे की मैं बात करूं, एरे ने क्या करा था, जब आप प्रोग्राम को चला रहे थे तब आपने क्या करा था, जब आप प्रोग्राम को बना रहे थे, जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया था तो आपने एरे नेम ब्रैकेट में साइज लिखा था। तो आपने पहले से मेमोरी में जो ब्लॉक हैं वो घेर लिए हैं। ठीक है, तो ये कौन सा एलोकेशन होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तथा वेरिएबल के मानों को रन टाइम पर बदला जा सकता है। मतलब इसमें जो वेरिएबल के मान हैं उन्हें प्रोग्राम के चलने के बाद में या प्रोग्राम के चलते समय बदल भी सकते हैं। यह रनिंग टाइम में बचत करता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन अपने डेटा को मेमोरी के डेटा सेगमेंट में सहेजता है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये मेरा एक कोड नाम का मैंने एक ब्लॉक बनाया है ये। तो देखिए मैंने इसमें जो डेटा स्टोर किया है, तो वो जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो अपने डेटा को मेमोरी के डेटा सेगमेंट में सहेजता है। तो मतलब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या करेगा, डेटा को डेटा वाला जो सेगमेंट होगा, डेटा वाला सेक्शन जो होगा उसमें स्टोर करेगा। ठीक है, और ये जो स्टैक और हीप है ये किसके लिए होता है, ये होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। आइए इसे भी समझते हैं। इसमें मेमोरी को रनिंग टाइम में एलोकेट किया जाता है। मतलब जब आपने प्रोग्राम चलाया उसी समय मेमोरी जो है उसमें डेटा स्टोर होगा। पहले से डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, यह अपने मेमोरी को हीप या स्टैक में सहेजता है। तो मैंने आपको अभी इस चित्र में बताया था कि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वो अपने डेटा को हीप में या फिर स्टैक में, इन दोनों में से किसी में भी स्टोर कर सकता है। देखिए अब इसको अपन अंतर के रूप में भी समझते हैं। देखिए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अगर अंतर की बात करें तो आपको बताना है, इसमें मेमोरी को कंपाइल टाइम में एलोकेट किया जाता है। दूसरा अंतर आपको इसमें लिखना है, इसमें वेरिएबल के मानों को रन टाइम पर बदला जा सकता है। तीसरा और लिखना है, यह रनिंग टाइम में बचत करता है तथा अपने डेटा को मेमोरी के डेटा सेगमेंट में सहेजता है। और अगर बात करें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की तो इसके अंतर में आपको लिखना है, इसमें मेमोरी को रनिंग टाइम में एलोकेट किया जाता है। और दूसरा अंतर लिखना है, यह अपनी मेमोरी को हीप या स्टैक में सहेजता है।
स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि परीक्षाओं में इसे 2 बार पूछा जा चुका है, वो भी कंटिन्यूसली। हो सकता है आपसे वापस से पूछा जाए ये, तो इस टॉपिक को आप थोड़ा अच्छे ढंग से समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है ना, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। हो सकता है आपको पहली बार में समझ में ना आए, आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग में जो मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ बैठ जाएगी। और नहीं बैठती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आइए अब हम हमारा एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जो कि मेमोरी एलोकेशन का ही भाग है, जिसका नाम है मेमोरी एलोकेशन के फंक्शंस। देखिए, मेमोरी एलोकेशन के फंक्शंस टॉपिक चालू करने से पहले अपन इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। सी भाषा में मेमोरी एलोकेशन व प्रबंधन के लिए कई फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शंस काम में लेने के लिए stdlib.h हेडर फाइल काम में लेना होता है। मतलब जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं और प्रोग्राम में जब आप लिखते हैं #include studio.h #include conio.h, तो आप साथ में एक हेडर फाइल और लेंगे इन मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस को काम में लेने के लिए। क्या लिखेंगे आप? #include stdlib.h। stdlib.h लिखने से क्या होगा, जो कंपाइलर है उसको सूचना मिलेगी कि आपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को जो कॉल किया है वो आपने मेमोरी एलोकेशन के फंक्शंस काम में लेने के लिए कॉल किया है। ठीक है, आइए अब इनके प्रकारों को भी समझते हैं। देखिए, पहला फंक्शन है कैलोक। ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एक फंक्शन है जो एरे के लिए मेमोरी को लोकेट करता है। देखिए इसका सिंटैक्स, वॉइड एस्ट्रिक कैलोक इंट नम इंट साइज। यहाँ पर साइज भी बताई गई है। तो ये क्या है, पहले से इनिशियलाइज हुआ है। देखिए इसको सिंटैक्स को भी समझते हैं। उपयुक्त सिंटैक्स में नम तत्वों का एक एरे आवंटित करता है। ये जो नम है ये तत्व एरे आवंटित करेगा जिसकी साइज किस में होगी, बाइट में होगी, तथा इनिशियलाइज्ड होगी, मतलब पहले से ही बताई हुई होगी, पहले से ही घोषित की गई होगी। दूसरा देखिए मैलोक फंक्शन, ये भी कैलोक के जैसा ही काम करता है। इन दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए ये भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का ही प्रकार है। ये स्पेसिफिक मेमोरी स्पेस का पूरा एक ब्लॉक एलोकेट करता है। देखिए सिंटैक्स, वॉइड एस्ट्रिक मैलोक इंट नम। तो उपयुक्त सिंटैक्स में नम तत्वों का एक एरे आवंटित करता है जिसकी साइज बाइट में होती है लेकिन अनइनिशलाइज्ड होती है। पहले वाले में तो क्या था, इनिशलाइज्ड होती है। दूसरे वाले में क्या है, अनइनिशलाइज्ड होती है। मतलब पहले वाले में मैंने इंट साइज लिखा हुआ था सिंटैक्स में, लेकिन जो दूसरा मैलोक है उसके अंदर मैंने इंट साइज नहीं लिखा है। और जो मैलोक है ये परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में एक बार इसको पूछा गया है। एग्जामिनर ने मैलोक फंक्शन का एक बार 1 नंबर में सिंटैक्स पूछ लिया था और उसी पेपर में आगे एक क्वेश्चन और दे दिया था, मैलोक फंक्शन को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये जो एक लाइन है सिंटैक्स की, ये लिखने के 1 नंबर थे और 2 नंबर में मैलोक की परिभाषा दी गई थी। आइए अब अपन अगला फंक्शन देखते हैं, फ्री। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, यह दिए गए मेमोरी के पते को फ्री करता है। मतलब आपने जो भी मेमोरी का एड्रेस दिया है ये उस एड्रेस में से वैल्यू को हटा देगा। सिंटैक्स देखिए, वॉइड फ्री वॉइड एस्ट्रिक एड्रेस। आइए अब अपना लास्ट और फाइनल मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है रिलोक। ये फंक्शन दोबारा मेमोरी एलोकेट करता है। देखिए सिंटैक्स, मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं, फ्री और रिलोक। फ्री वाला तो क्या करता है, मेमोरी को फ्री करता है, और रिलोक वाला क्या करता है, जिस जगह से मेमोरी को फ्री, जिस मेमोरी में से डेटा को फ्री किया गया था उसी मेमोरी में डेटा को वापस से भरता है।
तो देखिए void asterisk reloc void asterisk address int न्यू साइज, मतलब आपने एड्रेस दे दिया और उसका एक नया साइज रख दिया। हो सकता है स्टूडेंट्स कि आपको ये जो वीडियो है ये टाइमिंग के हिसाब से छोटा लग रहा हो, लेकिन आप अपने नोट्सों को भी इस वीडियो से देख देख के कंप्लीट करते रहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।